4 PM के खास कार्यक्रम द लुटियंस अड्डा में आपका स्वागत है। लुटियंस अड्डा में आज की चर्चा का विषय है देश में जनसंख्या कानून को लेकर हो रही चर्चा, क्योंकि देश के 2 राज्य सरकारों उत्तर प्रदेश और असम ने इसको लेकर के एक नई बहस छेड़ दी है। जबकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि देश में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर एनुअल ग्रोथ रेट 1% से भी नीचे आ चुकी है। तो ऐसे हालात में सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करना चाहती है जनसंख्या कानून को लेकर के, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध इतिहासकार और जेएनयू के प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, और थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई। फिलहाल हम आदित्य मुखर्जी सर से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। आदित्य सर, जनसंख्या के खासकर विकासशील देशों में जनसंख्या के ऐतिहासिक पहलुओं पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, ये जो इशू है जनसंख्या का या ओवर पॉपुलेशन का, ये इशू बहुत सालों पहले से हिंदुस्तान में रेज किया गया है। मैं इसका भौगोलिक कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा। ये अंग्रेजों के टाइम पे इशू रेज हुआ कि जब मान लीजिए बहुत पॉवर्टी है, फैमिन्स हो रहे हैं, कमियां हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तब सरकार ये कहती है कि भाई ये इसलिए हो रहा है कि आपकी आबादी ज्यादा है। तो ये एक स्ट्रैटेजी था ऑफ डाइवर्टिंग, असली मुद्दों से डाइवर्ट करने का। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल माल्थुसियन है कि माल्थुसियन इकोनॉमिक्स में ये होता है कि भाई जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है तो कोई बीमारी से या कुछ से लोग मर जाते हैं, तो फिर बैलेंस ठीक हो जाता है ना। ये बातें जो हैं ये बिल्कुल प्राचीन काल की बातें हैं। आधुनिक दुनिया में ये माल्थुसियन इकोनॉमिक्स नहीं वर्क करता है। आधुनिक दुनिया में आपकी जो पॉपुलेशन है वो ओवर पॉपुलेशन है कि अंडर पॉपुलेशन है, वो निर्भर करता है आपके उत्पादन पे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। इस वक्त दुनिया में जो पॉपुलेशन रेशियो जिसको कहते हैं कि मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, अगर आप ऐसे देखें तो भारत से कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन यूरोप के कई देशों में है, सिंगापुर में है, कई जगह। परंतु वो गरीब देश नहीं है, वो ओवर पॉपुलेशन नहीं कह रहे। वहां तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं अभी भी, है ना। तो क्योंकि उनकी उत्पादन ज्यादा है। पर अगर आपकी जो पॉपुलेशन है उसको आप खिला नहीं सकते हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तो आपको वो ओवर पॉपुलेशन लगता है। तो इस इशू ये हुआ कि आपकी प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं हिंदुस्तान से ही, जिससे बिल्कुल साफ हो जाता है। हरियाणा, पंजाब 100 साल पहले, 50 साल पहले बहुत ही अंडर डेवलप्ड था। हरियाणा तो खास करके अंडर डेवलप्ड था। तो वहां से लोग माइग्रेट कर जाते थे। ब्रिटिश टाइम्स में हरियाणा के कई एरियाज को कहा जाता था कि यहाँ पे क्रिमिनल ट्राइब्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कोई रोजगार का उपाय नहीं है एक्सेप्ट कि इधर उधर क्रिमिनल बन जाते हैं या यहाँ से भाग जाते हैं। अब वही हरियाणा, पंजाब है जहां से सारे हिंदुस्तान से लोग वहां पे काम करने को जा रहे हैं, बिहार से, बंगाल से, यूपी से। तो ओवर पॉपुलेशन कहाँ चली गई? वही लोग तो कम नहीं हुए हरियाणा में, लोग तो बढ़ गए हैं ना। परंतु उनकी जो प्रोडक्शन की क्षमता है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए वो एक ज्यादा बड़ी आबादी को संभाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सत्ता आमतौर पे पॉपुलेशन की तरफ उंगली तब दिखाती है जब वो इकोनॉमी को या अर्थव्यवस्था को चला नहीं पा रही हो। तब वो कहते हैं देखो जी पॉपुलेशन के लिए हो रहा है, वो लोग ज्यादा हो गए इसीलिए, या माइग्रेशन के लिए हो रहा है। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो आप कहते हो जी बाहर से बड़े लोग आ गए। पर जब आपकी उत्पादन बढ़ती है तब आप वेलकम करते हो बाहर से। अब दुनिया की हिस्ट्री देख लो, इंग्लैंड को देख लो। इंग्लैंड में जब उनकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ती थी तो सारे दुनिया से वो लोगों को बुलाते थे। हिंदुस्तान से कितने गए, बांग्लादेश से कितने गए, पूरे पूरे शहर बस गए वहां पे। आप अभी भी चले जाइए मैनचेस्टर जैसी जगहों में, वहां पे देखेंगे कितना बड़ा एक साउथ एशियन पॉपुलेशन है। परंतु जब उनकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम होता है तब वो कहते हैं जी ये बाहर के लोग आ गए, इनको निकालो बाहर, है ना। तो ये पॉपुलेशन बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा है। ये इसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए।
लेकिन इसमें सर एक चीज और कि जी इसको लेकर के जिन सरकारों ने इस विषय को उठाया है, कानून लाने की बात की है, कई सारी सरकारी स्कीम से, सोशल वेलफेयर स्कीम से ऐसे लोगों को डिप्राइव करने की, वंचित करने की बातें चल रही है। क्या ये मुद्दा कहीं न कहीं एक धार्मिक पोलराइजेशन की तरफ ले जा करके देश के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस मुद्दे पे अभी आने ही वाला था, क्योंकि पहले मैं बताना चाह रहा था कि एक जनरल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन को लेके सिर्फ जो ये धार्मिक मुद्दे बनाने वाले हैं वो नहीं इसको उठाते हैं। मैं बता रहा था कि सरकारें उठाती हैं जो अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाती। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा ये है कि भारत में कई संस्थाएं जैसे कि आरएसएस जैसे करीब उनके इंसेप्शन से 1925-30 से लेके, मतलब करीब करीब 100 साल पहले से लेके वो एक मुद्दा जरूर उठाता है कि देखिए जी, ये मुसलमान जो ये 4-4 शादियां करते हैं और इससे इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी और हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएंगे। तो एक डर पैदा करना मेजॉरिटी के अंदर। ये अगर आप, एक बहुत बढ़िया किताब आई है अमेरिका से, प्रोफेसर है वहां पे फिलोसफी के, जेसन स्टैनले, उस किताब का नाम है हाउ फासिज्म वर्क्स। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि दुनिया भर में जहां पे भी फासीवाद सोच बढ़ता है वो शुरू इससे करते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी से खतरे में है। जैसे अमेरिका में उनको लगने लगा कि जी ब्लैक्स से हमको नुकसान हो रहा है, जर्मनी में जूस से, वो कहते हैं जूस से खतरे, जूस उनके कुछ माइन्यूट प्रोपोर्शन के पॉपुलेशन है, उनसे उनको डर लगने लग गया। वैसे ही हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी है, जो 80% कम से कम है, उसी को अगर डराना है तो आप कहो जो माइनॉरिटी है जी वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि वो एक दिन यही मेजॉरिटी बन जाएंगे। यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और फिर उधर से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बाहर से भी आ रहे हैं, बांग्लादेश से, यहाँ से, वहां से, तो ये बिल्कुल हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये तो एक पोलराइजेशन का तरीका है और एक बड़ा भद्दा गंदा तरीका है जिसका कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और इनका बर्थ कंट्रोल करो, अभी कल ही आपने देखा होगा, अखबारों में भी आया है कि जो भाजपा के जो एमएलएज हैं यूपी में, उनके कितने बच्चे हैं, किसी के कई लार्ज नंबर्स के तो 6-6 बच्चे हैं, फिर 4-4 हैं, फिर 3-3, सबसे कम है जो कि 2 या 1 वाले हो। तो ये तो क्या ये मुसलमान है सारे भाजपा के एमएलए? ये तो दूसरे के बारे में कहना कि वो जो तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका कोई हिस्टोरिकल या कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है इसका। जहां पे भी एजुकेशन होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था इंप्रूव करता है और एजुकेशन होती है, वहां अपने आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटता जाता है। फैमिलीज बड़े क्यों होते हैं? अगर आपको यही नहीं पता कि आपके 8 बच्चों में से 1 बचेगा कि 2 बचेगा, जो सिचुएशन हिंदुस्तान में थी, अगर आप 100 साल पहले चले जाएं, अगर आप अपने ग्रैंडफादर से बात करके पूछें तो आप उनको वो बताएंगे कि मेरे भाई 6-7 भाई थे पर बचे तो 2-3 थे। अब वो उस सिचुएशन में नेचुरली पॉपुलेशन ज्यादा होता है, पर अगर आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है और आप एजुकेटेड हो और अगर औरतों को एक आज़ादी हो अपना फ्यूचर डिसाइड करने में, जहां जहां ये होता है ऑटोमेटिकली बर्थ रेट घटता जाता है। ये दुनिया में हर जगह देखा गया है और हिंदुस्तान में भी जो जो स्टेट्स में प्रोग्रेस हुई है वहां वहां पॉपुलेशन रेट घटता गया है और जहां पे नहीं हुई है वहां पे वो बढ़ता गया है। तो ये ना धर्म से लिंक्ड है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हिंदुओं में भी बहुत हाई होता है जहां पे डेवलपमेंट नहीं है, मुसलमानों में भी होता है, और जहां डेवलपमेंट है वो मुसलमानों में भी कम होता है, हिंदुओं में भी कम होता है। तो इसको एक बहाना बना के ये जो एक और तरीका हिंदू मुस्लिम में बंटवारा लाने का, ये तो बहुत घिनौना और गलत चीज है भारत जैसे देश में, जहां पे बिल्कुल यही बात सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है कि जब से बिहार में साइकिल योजना और लड़कियों को घर से निकाल कर स्कूल और कॉलेज तक ले जाने की स्कीम शुरू हुई, तब से फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है। बिल्कुल। और अंडर मैट्रिक और पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लड़कियों में काफी फर्क है सब में, फर्टिलिटी रेट में।
तो एजुकेशन जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तब तक फर्टिलिटी रेट को रोका नहीं जा सकता, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वो बढ़ता रहेगा। और दूसरी चीज यहाँ ये आती है सर कि औद्योगिक क्रांति के बाद, जो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति है, उसके बाद पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिला, उसके बाद से जनसंख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ी। और इस मामले में मैं भारत से संबंधित दो फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। 1921 में खास करके जब स्पेनिश फ्लू वगैरह का प्रभाव था, अकाल का प्रभाव था, 21 की जनगणना में नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज की जाती है भारत में। 21 के बाद से फिर जनसंख्या बढ़ने लगती है, और 1961 से 91 तक ये जो 3 दशक है, इनमें जनसंख्या की वृद्धि दर एनुअल 2% से ज्यादा है, लेकिन फिर 91 के बाद से 2% से नीचे आना शुरू होती है, और 2020-21 आते आते तो 0.97 पर आकर रुक गई है, 1% से नीचे। यानी देश ऑफ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। रही बात धार्मिक आधार पर जो फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार का र्यूमर मॉन्गरिंग किया जा रहा है, उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप की ग्रोथ रेट को देखिए कितनी कम है, कश्मीर की ग्रोथ रेट को देखिए जहां मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है कितनी कम है। तो इस पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस मामले को एक भ्रांति फैला करके राजनीतिक पार्टियों को, क्या आपको लगता है कि जब लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जब लोग अर्थव्यवस्था की तीनों सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट की वजह से परेशान है, पर्यावरण को लेकर तमाम चिंताएं हैं, सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप है, सर्विस सेक्टर ठप है, एग्रीकल्चर सेक्टर की तो पूछिए ही मत क्या हालत है, तो क्या इन सब से ध्यान हटाने की कोशिश तो नहीं है? अभिषेक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इनसे ध्यान हटाने की तो बिल्कुल कोशिश है ही है, और साथ ही साथ अगला इलेक्शन को भी सामने रखते हुए कि पोलराइजेशन बढ़ता जाए, जो हिंदू वोट जो है वो किसी तरह अभी भी अपने हाथ में रहे, क्योंकि भाई वही लोग जो अभी पेंडेमिक से मर रहे हैं, वही लोग जो भूखे हैं, वही लोग जो पैदल चल के अपने घरों में जा रहे हैं, माइग्रेंट लेबर्स वगैरह, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनका वोट आपको चाहिए। तो आप ना तो उन मुद्दों पे तो आप कुछ कर नहीं रहे हो। सबसे बुरा रिकॉर्ड अगर हो तो उन मुद्दों पे अब यूपी में चल रहा है। इस पेंडेमिक में सारी दुनिया में ये खबर फैली हुई है, जो कोई भी अगर फोटोग्राफ देखो आप, चाहे गार्डियन में हो चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स में हो, तो वो यूपी की दिखाते हैं, लाशें पड़ी हुई हैं चारों तरफ। मतलब हिंदुस्तान में सबके तब फिर नीचे हो गए। कहाँ तो हम बहुत गर्व से कहते थे कि हमारा फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है, ये है वो है, फ्यूचर सुपर पावर, और यहाँ पे आपको लाशें दिखाई जा रही हैं जहाँ के कि डिग्निटी से, मौत में भी डिग्निटी नहीं मिल रही आपके जनता को। इस सिचुएशन में आपको वोट चाहिए और आप कोशिश कर रहे हो ये किसी दूसरे को एक वो खतरा बना के आप हिंदू वोट की कंसोलिडेशन कोशिश कर रहे हो कि ये मुसलमानों के लिए हो रहा है सारा कुछ। पहले पेंडेमिक में भी ये कोशिश किया गया कि इन्होंने फैलाया है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सर एक दूसरा सवाल भी है, थोड़ा सा विषयांतर होगा लेकिन इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे। जी जी, आपने देखा होगा जो जिस पोलराइजेशन की आपने बात की और जिस हिंदुत्व की बात की जा रही है, पहले तो इस तरह की चीजें जनसंघ वगैरह के जमाने में करने की कोशिश हुई लेकिन बहुत कामयाब नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग तरह की विचारधाराओं का अस्तित्व था। आज के दौर में जो हो रहा है उसमें जिस हिंदुत्व की बात की जा रही है, तो ये हिंदुत्व पोस्ट मंडल एरा का है, मंडल कमीशन के बाद का हिंदुत्व है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा चेहरा है, क्या मंडल कमीशन वाली धारा है, मंडल कमीशन से लाभान्वित होने वाले लोग क्या हिंदुत्व के चेहरे के तौर पे उस चेहरे को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आखिर जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हिंदुत्व की लहर चलेगी नहीं, और अगर स्वीकार करते तो 2017 में उन्हें चुनाव के पहले ही सीएम फेस डिक्लेयर करते, चुनाव तक रोक के नहीं रखते। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर हमें ये जो वास्तविकता है इस वक्त उसको भी मानना पड़ेगा कि ये जो हिंदुत्व की जो लहर थी, जो कि शुरुआत में कम से कम ब्राह्मणिकल थी, अपर कास्ट बेस्ड थी, उसमें इन्होंने काफ़ी जोरों से इस पे इन्होंने काम किया है, और अब मिडिल और लोअर कास्ट में से इन्होंने सपोर्ट जुगाड़ कर लिया है। और ये जुगाड़ इन्होंने किया है थ्रू अग्रेसिव हिंदुत्व। अब आप देखिए, जैसे गुजरात में जब जो इतना बड़ा हादसा हुआ, जब बहुत राइट सिचुएशन क्रिएट किया, तो मेजॉरिटी राइटर्स वहां पे और लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स जो थे
वो आपके ट्राइबल्स, लोअर कास्ट, इनको मतलब उनको भी एक हिंदुत्व में इंक्लूड करने का एक कोशिश। उनको भी लगने लगा कि भाई अब हम भी हिंदू हैं, पहले तो हम आउटकास्ट थे, अब हम भी आपके परिवार में आ गए। तो ये एक कोशिश है, पर ये कोशिश बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है। इस तरह से कि नहीं कि भाई जो लोअर कास्ट से हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम डिग्निटी देते हैं, उनको इक्वालिटी देते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, ये सब नहीं। उनको हम राइट में घुसाते हैं, उनके हाथ में झंडा पकड़वाते हैं, त्रिशूल पकड़वाते हैं और जयराम जी के नाम से हत्या करवाते हैं। तो ये तो, पर इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, आ रहे हैं लोग, अब देख रहे हो। तो सक्सेसफुल अगर ये लोग हो रहे हैं, अगर इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो क्या कोरोना पेंडेमिक के बाद भी ये हालात बने रहेंगे? क्या लोग अपनी जिंदगी के वास्तविक हालात को देखने के लिए क्या पुनः उस तरफ उन्मुख नहीं होंगे? देखिए 2 साल पहले तो हम कहते थे कि हो ही नहीं सकता, जब एक एक करके गलतियां करने लगी ये सरकार, जब इन्होंने सबसे पहले ये किया, डिमोनेटाइजेशन किया, और भूखे लोग मर रहे थे, लाइनों में खड़े होके मर रहे थे, गरीब लोगों का नुकसान हुआ, सारा पैसा काला धन अमीरों का वापस आया, उनके पास चला गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब इतना बड़ा एक शॉक। हमने सोचा था इसके बाद तो हार जाएंगे, पर नहीं हारे ना, जीते। तो पेंडेमिक के बाद भी इलेक्शन हुआ, फिर भी जीते। तो ये जो आपकी जो सोच है और मेरी जो सोच है कि भाई जब कोई इतना गलत होगा, लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि देखो ये तो गलत है। लोग ऑटोमेटिकली नहीं समझते, उनको समझाने के लिए चाहिए। उनको समझा कौन रहा है? एक अमर्त्य सेन ने अभी रिसेंटली आर्टिकल लिखा, आपने जरूर पढ़ा होगा, ये इसी बारे में बात हो रही थी, मीडिया के बारे में और फैमिन्स के बारे में। वो उन्होंने बड़ा अच्छा, एक बहुत ही अच्छी बात करी। उन्होंने कहा कि देखो फैमिन जब होता है तो 10% लोग मरते हैं, पर अगर आप उस 10% के मरने को दबा दो, किसी को बताओ मत, आपका फ्री प्रेस ना हो, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। चाइना में जब 30-30 मिलियन लोग मरे तो उनके पास एक ही ऑफिशियल एजेंसी, उस न्यूज को दबा दिया गया, 30 साल तक किसी को नहीं पता लगा। परंतु अगर आपका फ्री प्रेस हो, अगर अभिषेक कुमार जैसे 1000 चैनल चल रहे होते जो इन बातों को लोगों तक ला सकते थे, जिनको जेल में नहीं डाल दिया जाता अगर वो एक इन्वेस्टिगेट करने को गए कि भी लाशें कहाँ हैं, तो फिर ये बात फैलती, तब लोगों पे असर पड़ता। पर लोगों को क्या कहा जा रहा है? लोगों को कहा जा रहा है कि यूपी तो मॉडल है। ये कहा जा रहा है कि यूपी में जो हैंडल किया पैंडेमिक इतना अच्छा तो कहीं किया नहीं है। ये न्यूज जो है, जो कि कंप्लीट है, जो वो लोगों तक तो जा रहा है ना। आपकी बात जा रही है कि उनकी बात जा रही है? मैं इंटरप्ट करूंगा सर आपको। और एक चीज इसमें और है, जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, इस देश में सबसे खराब टीचर स्टूडेंट रेशियो यही है, जहाँ के मुख्यमंत्री ये बात, जहाँ की सरकार ये बात कर रही है पॉपुलेशन कंट्रोल की। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो सबसे खराब इसी राज्य में है। मेडिकल कॉलेजों में जनसंख्या के अनुपात में सीटें सबसे खराब यहीं पे है। एमबीबीएस डॉक्टर को एमडी करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए सीटें सबसे कम यहीं पे है। यहाँ पर सर्विस सेक्टर नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक सीमित होकर रह गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कानपुर जैसे शहर के क्या हालात है, कहने की जरूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने की बात, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की बात करके ये कहाँ तक उचित है? और दूसरी बात इससे जुड़ा हुआ ये है कि जो इस सरकार के अनुसांगिक संगठन है, जैसे आरएसएस के लोग, आरएसएस के प्रमुख ने काफी कुछ दिन पहले ही कहा था कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। विश्व हिंदू परिषद सरकार से सहमत नहीं है जनसंख्या कंट्रोल वाली बात से। फिर सरकार इस जिद पर क्यों अड़ी हुई है? क्या ये सबका मिला जुला खेल है कि मिक्स वॉइस निकाला जाए, या फिर तालमेल की कमी है आपस में? नहीं, तालमेल की कमी नहीं है। ये आरएसएस का ये एक बहुत बेसिक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। देखिए ना, अब पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए भाजपा कई कुछ कर सकती है। अपना इकोनॉमिक पॉलिसी कभी बदल देती है, फॉरेन पॉलिसी कभी बदल देती है, मुस्लिम कंट्रीज को गले में लगा लेती है, सब कुछ कर सकती है। परंतु उनका जो बेसिक एंटी मुस्लिम एजेंडा है उसको नहीं छेड़ सकती। उसको अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं छेड़ सके थे। उनको भी बहुत बुरा लगा था जब गुजरात के राइट्स हुए थे। वो भी कह रहे थे कि हमारा सर झुक गया, राजधर्म नहीं हुआ। पर बात आरएसएस की चली,
मोदी डिसमिस नहीं हुए। तो ये इसको याद रखना पड़ेगा कि इनका जो मदर आइडियोलॉजी है आरएसएस है, और आरएसएस एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ेगी। और आरएसएस का ये एक बुनियादी सोच है कि मुसलमान बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये हिंदुस्तान को ओवरटेक कर लेंगे, ये छोड़ने वाले नहीं है। और जो जब इस तरह की बातें सर ये लोग करते हैं, तो फिर इस देश में कश्मीर का विभाजन क्यों किया गया, और अब चर्चा चल रही है कि जम्मू को भी अलग किया जाएगा। अब फिर आप एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट क्यों बना रहे हैं? हरित प्रदेश की मांग कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश को 4 पार्ट में तोड़ने की बात हुई। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे हरित प्रदेश कहा जाता है, उसे अलग स्टेट बनाने की बात हुई। ऑब्वियसली कई सारे राज्य तो इसमें ऐसे होंगे जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। तो फिर ये दो तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? या तो ये कहना चाहते हैं कि जिन राज्यों में मुस्लिम पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज करेगी, वहां के हिंदू पॉपुलेशन को जो पोलराइजेशन ढंग से नहीं हो रहा है, ये लोग और ज्यादा पोलराइज करने की स्थिति में होंगे। या फिर पूरे देश में इस तरह के अलग किस्म का नैरेटिव सेल करके फिर ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या पॉपुलेशन स्टेबिलिटी जैसी बातें इनके एजेंडे में है या नहीं, इस पर सर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से पॉपुलेशन से इनका कोई मतलब नहीं है, ये पोलराइजेशन से मतलब है। आपने खुद ही बताया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बड़े 10 तरीके इससे ज़्यादा अच्छे हैं, जहाँ से हमने देखा है कि फायदा हुआ है। हिंदुस्तान में ही फायदा हुआ, दुनिया में तो हुआ ही है। तो अगर वो एक्चुअली पॉपुलेशन से वरीड थे तो उस डायरेक्शन में जाते। ये उनका इशू ही नहीं है, इशू कुछ और है। इशू एक साइकोलॉजी क्रिएट करने का, एक डर क्रिएट करने का, और एक घृणा क्रिएट करने का दूसरी कम्युनिटी की तरफ। और ये तो बिल्कुल साफ है। और जहां तक कश्मीर को क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये एक आइसोलेट करने का मुस्लिम एरियाज को। भाई अगर कोई भी एरिया मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलके है, जैसे कि ये जो वेस्ट यूपी की जो पॉलिटिक्स रही थी पहले, तो बिल्कुल वो तो बेसिकली जाट पॉलिटिक्स थी, और उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे। तो उसको बड़ी मुश्किल से तोड़ा इन्होंने, तोड़ा। अब ये हम आशा करते हैं कि ये फार्मर्स मूवमेंट में शायद फिर से जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है कि जब एक्चुअल इंटरेस्ट आए तो हिंदू मुस्लिम इंटरेस्ट तो एक ही है, तो थोड़ी बहुत शायद वापसी हो रही है उस डायरेक्शन में। परंतु वेस्ट यूपी का तो पूरा कल्चर ही इन्होंने बर्बाद कर दिया, और एक कम्युनिटी जो सिंगल कम्युनिटी थी उसको डिवाइड करके। तो ये आइसोलेट करके, घेटो बना के, फिर उनको एनिमीज बनाने का एक स्ट्रैटेजी है। इनको मुसलमानों को एक जगह डालो, सब जगह, एक ही इलाके में, ताकि और उसको चार दीवारी के अंदर रखो, और फिर उसको डिमोनाइज करो। सर बिल्कुल यही बात जो आप कह रहे हैं, लगभग यही बात सुषमा स्वराज ने कही थी जब वाजपेयी सरकार में वो मंत्री थी, और उस समय भी जनसंख्या नीति की बातें चल रही थी। तो उन्होंने जो बातें कही थी वो आज की भाजपा से काफी अलग थी। जो आज की भाजपा सरकार जो बात कह रही है, उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। एक तो ये पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इसमें बेटे की चाहत में कई परिवारों में लड़कियों की संख्या बढ़ जाती है, और तब तक बढ़ती रहती है जब तक एक बेटा ना हो जाए। पहला ये। दूसरा, कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 100-125 जो भी हैं, इनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो यहाँ पर जागरूकता अभियान चला करके कम किया जाए। 2046 तक पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक मानक वर्ष भी तय किया गया है, कि स्टैंडर्ड ईयर तय किया गया कि इस समय तक हम पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के टारगेट को अटेन कर लेंगे। लेकिन अब इस तरह की बातें नहीं हो रही है। जब 1% से नीचे आ चुकी है, जब ऑटोमेटिकली चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जहाँ भी शिक्षा है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी समुदाय हो, जहाँ भी एजुकेशन का प्रभाव बढ़ा है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली जनसंख्या कम हो रही है, जनसंख्या की ग्रोथ रेट कम हो रही है। एजुकेशन और हेल्थ का भी बड़ा एजुकेशन और हेल्थ। हाँ जी। फिर इसके बावजूद ये बातें क्यों कही जा रही है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट इसी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में, जिस पर ये तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, उन्होंने लगाया। सच्चर कमीशन को कोई भाजपा सरकार ने नहीं लाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सच्चर कमीशन का गठन नहीं किया था। सच्चर कमीशन का गठन यूपीए सरकार ने किया था।
और सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसमें जिन राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति बताई गई कि वो एक ठीक ठाक लाइवलीहुड के लिए जो होना चाहिए उससे नीचे है, तो ऐसे हालात में वहाँ पर सामाजिक स्थिति को, शैक्षणिक स्थिति को, हेल्थ फैसिलिटी को, रोजगार की स्थिति को ठीक करने के बजाय इस तरह का पोलराइजेशन फैला करके जिसके दिमाग में ये सब चीज़ें ना भी हो कि जनसंख्या बढ़ानी है, वो सब चीज़ें भी एक अशिक्षित समाज के अंडर में डाल करके इससे कौन सा देश हित हो रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर अब ऐतिहासिक होने के नाते हमारी नज़र बार बार पीछे की तरफ चली जाती है कि भारत एक अंधविश्वास, एक बैकवर्डनेस और अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी के बाद जिस हालत में था, उस वक्त हमारे जो नेशनलिस्ट लीडरशिप थे, नेहरू जैसे लोग, गांधी जी जैसे लोग, उनकी सारी कोशिश थी कि एक आधुनिक सोच, एक साइंटिफिक सोच, एक मॉडर्न सोच की तरह हमारे लोगों को ले लिया, आगे बढ़ाया जाए। और वो रोल इन्होंने बहुत जोरों से प्ले भी किया और उसका असर भी हुआ। हम लोग जब स्टूडेंट्स थे, मतलब मैं 1950-1960 दशक की बात कर रहा हूँ, उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कई किस्म की बातें जो आजकल करी जाती है ना। तो बहुत फायदा भी हुआ। पर अब की जो लीडरशिप है ये हमको वापस धकेल रही है संकीर्णता की तरफ और अंधविश्वास की तरफ और लोएस्ट लेवल थिंकिंग की तरफ, हेट्रेड की तरफ। और कहाँ जरूरत यह है कि हम इनको छोड़ के एक सारी दुनिया को एक मॉडल दिखा सकें कि कैसे कई किस्म के लोग, कई भाषाओं के, कई धर्मों के लोग, कई जातियों के कैसे इकट्ठे जी सकते हैं। एक मॉडल माना जाता था हिंदुस्तान। यूरोपियन यूनियन से आप विश्वास करिए डेलीगेशंस आई थी हिंदुस्तान में, मैं मिला भी था एक को। वो हमने पूछा आप क्या स्टडी करने आए हो, वो कहते जी हम ये स्टडी करने आए हैं कि भारत एक देश कैसे है। आप में जो विविधता है यूरोप में तो उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं है। यूरोप से 10 गुना आप में विविधता है और फिर भी आप एक सक्सेसफुल देश और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी हो और हम एक यूनियन नहीं बना पा रहे। हम तो एक करेंसी पे लड़ पड़ते हैं कि भाई या किसका वाइन ज्यादा अच्छा है, किसकी चीज ज्यादा अच्छी है, इस पे उस पे, कहते हैं हमारे तो इसी पे लड़ाइयां चलती रहती हैं। तो एक मॉडल था दुनिया में कि कैसे इतने विविधता को कैसे एक साथ लेके एक देश आगे विद डेमोक्रेसी बढ़ सके। अब उसको हम बर्बाद कर दे रहे हैं। हम इमिटेट कर रहे हैं तो वर्ल्ड के सबसे जो बुरे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम चाइना को इमिटेट कर रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया को इमिटेट कर रहे हैं कि भाई वो अपने माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट करते हैं, हम भी वैसा ही करेंगे। तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। और हमारी उम्र के लोगों को खास करके जिन्होंने कम से कम एक कंप्लीटली दूसरा सपना देखा था और जो सपना सच भी होने चल रहा था, उस पर इतनी बुरी तरह से पानी फेर दिया जा रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि जनता को ऊपर उठाने के बदले उनको पीछे धकेलना, कई शताब्दी पीछे धकेल दे रहे हैं। लेकिन सर यही कोशिश आज से 40-45 साल पहले इमरजेंसी के दौर में भी हुई थी और बहुत ही ब्रूटल तरीके से हुई थी। उसका नतीजा भी देश ने देखा था क्या हुआ था। बहुसंख्यक समाज जो मेजोरिटी सोसाइटी है उसकी तरफ से ही ज्यादा कड़े रिएक्शन सामने आए थे। दिल्ली जैसे शहरों में इमरजेंसी में अगर आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की जो बात कर रहे हो, बिल्कुल गलत था, हैं। और एकदम इसीलिए मैंने ये पॉपुलेशन इशू को मैंने कहा था कि 2 हिस्सों में बांटा था मैंने। एक तो ये डिवीजन का हिस्सा है और एक गलत अंडरस्टैंडिंग कि भाई पॉपुलेशन असली वजह है ग्रोथ नहीं होने का। तो इमरजेंसी में वो अंडरस्टैंडिंग था कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल कर देंगे तो बड़ी भारत बहुत सक्षम हो जाएगा। और गलत था और गलत तरीके से उसको रोकने की कोशिश करी। पर वो अब जो सिचुएशन है उससे बिल्कुल कॉम्परेबल नहीं है। पॉपुलेशन को इशू अब इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि कैसे आप देश को बांट सके, कैसे आप माइनॉरिटीज के खिलाफ हेट्रेड कर सकें और कैसे आप मेजॉरिटी को डरा सकें कि माइनॉरिटी आपको खा जाएगी। ये बिल्कुल नई चीज है। इमरजेंसी में इसकी बू नहीं थी बिल्कुल भी। तो रशीद सर आ गए। रशीद सर का बहुत बहुत स्वागत है। रशीद सर,
आपने इस बहुत सारी किताबें लिखी हैं इस देश के राजनीतिक इतिहास पर, जिन लोगों ने खासकर 1947 के बाद की हिस्ट्री पर जिन लोगों ने भी लिखा है, उनमें से रशीद सर एक है जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ने का मन करता है जिनको। रशीद सर उनमें से एक है और हम लोगों ने भी सर से बहुत कुछ सीखा है। यहाँ जनसंख्या को लेकर जो बहस शुरू हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश और असम की सरकारों के द्वारा जो बहस शुरू की गई है, वह भी ऐसे हालात में जब एनुअल ग्रोथ रेट 1% से नीचे, एस्टिमेटेड 9.7% बताया जा रहा है एनुअल ग्रोथ रेट, ऐसे में इस बहस को शुरू करके क्या एक बार फिर से संजय गांधी बनने की कोशिश तो नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा? देखिए, जैसे अभी मैंने सुना जो हमारे प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी कह रहे थे, देखिए जनसंख्या का मामला बहुत संवेदनशील है। उसको किसी धर्म, जाति या किसी क्षेत्र से जोड़ के उसको करना और उसकी समस्या का समाधान करना वो बहुत ही अनुचित है। जनसंख्या एक तरह से एक बहुत बड़ा एक समस्या भी हो सकती है, लेकिन बहुत सी चीजों का समाधान भी होती है। खासतौर से भारत जैसे देश में जहाँ इतनी युवा जनता है, वो उसमें बहुत से कामों के लिए बड़ी सहायक होती है। आज हमारी जो विश्व हमारी तरफ देख रहा है आर्थिक मामलों में, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे पास ये जो यंग पॉपुलेशन है, यंग इंडिया जो है। जहां तक एक ये कहा जाता है कि कोई संजय गांधी की ने भी यही एक गलती करी जल्दबाजी में, उन्हें लगा कि एक ये पॉलिटिकल स्लोगन के रूप में इस्तेमाल करेंगे और उससे उनका एक लाभ उठाएंगे, राजनीतिक लाभ। उससे राजनीतिक लाभ नहीं हुआ। कांग्रेस को आज भी जो इमरजेंसी का जो दौर था, जहां पर जनसंख्या को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ज्यादतियां हुई, वो बहुत से लोगों के मन में अभी भी याद है और उसकी बहुत सारी समस्याएं हुई है। बात यह है कि देखिए, जैसा एक डॉक्टर एसवाई कुरैशी ने एक किताब लिखी है अभी पॉपुलेशन मिथ के नाम से। उसमें डॉक्टर कुरैशी ने तथ्यात्मक तरह से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे, उनकी मदद से उन्होंने स्टैटिस्टिकली प्रूव किया है कि अगर मुस्लिम पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, तो उसको तकरीबन 500 से 700 साल लगेंगे कि वो देश में, मतलब जिसे हम कहते हैं, अगर हम धर्म के आधार पे कहें कि वो हिंदू पॉपुलेशन के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए। मतलब वो ऐसा हो नहीं सकता। बेसिकली उन्होंने ये बात कही है, लेकिन उसको एक शगुफा छोड़ा झाड़ करके ये किया जाता है, और वो शगुफा जो है वो ना देश ना समाज किसी के हित में नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आदित्य सर से मैं जानना चाहूंगा कि चाइना में जिस प्रकार की समस्या आई पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के कारण, ग्रे पॉपुलेशन जो 60 ईयर प्लस, जिसकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो पॉपुलेशन, उसका प्रोपोर्शन बढ़ने लगा, अनुपातिक रूप से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर उनको अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ा। और मौजूदा हालात में जब कोई जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी नहीं है, तब भी कहा जा रहा है कि आने वाले 10-12 सालों में भारत में भी ऐसी स्थिति आ सकती है। जब ये पॉलिसी नहीं है तब, फिर ये पॉलिसी आने के बाद जब ग्रे पॉपुलेशन का अनुपात बढ़ेगा और वर्किंग पॉपुलेशन जो 15 से 59 साल के बीच का है, उसका अनुपात जब घटेगा, फिर इसका देश की अर्थव्यवस्था पर और पूरे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, ये डेमोग्राफी का जो इशू है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे रशीद साहब ने कहा, और इसके सॉल्यूशंस भी बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ये डेफिनेटली ये बात सही है कि यंग पॉपुलेशन का जो, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो जरूर आपको मिलता है, परंतु उसके लिए आपको उनका एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी बनानी चाहिए, नहीं तो कोई डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं होता उसका। तो आपको, मैंने जो शुरू में राशिद साहब के आने के पहले जो मैं कह रहा था कि पॉपुलेशन के सारे मुद्दे पे सबसे बड़ी भूल जो होती है कि फोकस पॉपुलेशन पर कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे नहीं। अगर आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो वही पॉपुलेशन आपकी अंडर पॉपुलेटेड हो जाती है, वही देश। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए, वही प्रदेश, पंजाब हरियाणा के एग्जाम्पल दिए कि आप अपनी उत्पादन बढ़ाइए तो वहां की पॉपुलेशन काफी नहीं होगी, आप और पॉपुलेशन मांगोगे। सारी दुनिया का यही एक्सपीरियंस है। अभी भी हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, हमारा जो ग्रोथ नहीं, हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर, यूरोप के कई देशों से कम है। पॉपुलेशन मुद्दा नहीं है। पॉपुलेशन मुद्दा बनाते हैं वो लोग जो उत्पादन को, प्रोडक्शन को, एम्प्लॉयमेंट को नहीं सॉल्व कर सकते, जो उस दिशा में काम नहीं करना चाहते। ये मैंने शुरू ही कहा था कि ये बहुत पुराना तरीका अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है कि सत्ता जो है वो हरदम कहती है कि आपका प्रॉब्लम इसलिए है कि आपके बच्चे ज्यादा हैं, आप पॉपुलेशन कम कर दो तो सबको खाने को मिलेगा। सत्ता को कहना चाहिए कि नहीं, हम अपना
आउटपुट बढ़ाएंगे कि ताकि आप 10 बच्चे और भी हो जाए तब भी आपको खुशहाली में रहोगे, है ना। तो ये सवाल ही गलत एंगल से पूछा जा रहा है। पर इस सिचुएशन में, भारत की आज की सिचुएशन में, इसको, इस गलती को मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक पोलराइजेशन वाली गलती से। इस पॉपुलेशन का ये हवा को अब आप मुसलमानों के सिर पे थोप रहे हैं। ये तो मतलब डबल जेपर्डी है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार आउटपुट पे ध्यान नहीं दे रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा रहा है। और मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ भारत के, खास करके उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को, जहाँ पर एजुकेशन की हालत, प्राइमरी एजुकेशन की हालत, 10th और 12th तक की एजुकेशन की हालत बेहद खस्ता है। और नीचे का एजुकेशन बहुत खराब है। शिक्षा मित्रों से स्कूल में पढ़वाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स से, और उनकी नियुक्ति कैसे हो रही है किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा टेस्ट लिया जा रहा है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि अब स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया। मतलब पॉपुलेशन को आप, जब कहावत है कि बूढ़ा तोता, हम लोग यहाँ कहते हैं लोग भोजपुरी में, कि जो तोता जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे आप सिखा नहीं सकते कि वो बोलना, आदमी की तरह बोलना सीख जाए। उसे आप लोग ये कर रहे हैं, सरकार ये कर रही है। तो रशीद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या भारत में प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी के स्तर को सुधारे बिना पॉपुलेशन कंट्रोल की बातें करना और प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें करना, क्या ये सब सरकार का और आम जनता का पैसा या पानी में डालना नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए अभी हमें ये जो कोविड के भी समय हमें ये नजर आया कि लोग, देखिए कोविड से नहीं मरे हैं, लोग इसलिए मरे क्योंकि उनके सही समय पर अस्पताल की बेड नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। हम विश्व में सबसे दूसरे बड़े प्रोड्यूसर हैं ऑक्सीजन के, लेकिन हम बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो में, दिल्ली जैसे शहर में हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मौके पे दिला पाए। तो हमारे यहाँ जो साधन है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं होता है। और उसमें सबसे ज्यादा जो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे वाहवाही लूटी, मोहल्ला क्लिनिक की बहुत ज्यादा बात हो रही थी, लेकिन जब समय आया, संकट की घड़ी आई, तो सब चीजें जो थी वो बिल्कुल फ्लॉप नजर आई और वो किसी काम में नहीं आई। देखिए जनसंख्या के ऊपर जब भी हम नियंत्रण की बात करते हैं तो हमें एक ऐसे चश्मे से देखना चाहिए कि जिससे समाज में उसका क्या फायदा होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। एक बहुत सारी बात जो इस बिल में भी है वो इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव की है कि मतलब हम कुछ ऐसा करेंगे तो लोगों को चुनाव में लड़ने से वंचित रखा जाएगा जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, या उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये सब, ये मुझे लगता है बहुत ही अनुचित है। और इसमें देखिए बहुत ही लोकतंत्र में, मैं उसकी लिबरल पोजीशन से नहीं कह रहा हूँ, व्यवहारिक हिसाब से कह रहा हूँ। आप महिलाओं को देखिए, 50% देश में महिलाओं की आबादी है। आप महिलाओं को क्यों वंचित रखना चाहते हैं? महिलाओं का जो हमारे समाज में जो, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स है, उस पे मतलब कितने बच्चे होने चाहिए, कब होने चाहिए, क्या होने चाहिए, उस पर महिलाओं का कोई बहुत ज्यादा उनकी राय को तवज्जो नहीं दी जाती। पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष उस पर डिसाइड करता है, या समाज परिवार के दूसरे लोग समझ जाते हैं। महिला को तो सिर्फ वो, अगर वो बच्चा ना चाहते हुए भी उसे करना होता है। मैं मुस्लिम समाज की बात करता हूँ, जहाँ मैंने अध्ययन किया, बहुत सी मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो, जो इस तरह के जो पॉपुलेशन ना बढ़े उसका वो चोरी छुपे अपने पति और अपने ससुराल वालों के नॉलेज में लाए बिना वो ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं या गोलियां खाती हैं, जिससे उन्हें एक या 2 से ज्यादा बच्चे ना हो। और उनकी बड़ी स्ट्रगल होती है, कभी कभी अगर लड़की पैदा हो जाती है तो उसमें समस्याएं पैदा होती है, उनको पुरुष के बच्चे मतलब लड़के की जरूरत होती है, बार बार ऐसी कोशिश होती है। ये तमाम विषमताएं हैं देश में, बहुत सारी समस्याएं हैं। हम देखिए गरीब को, या जिसको हमने अगर शिक्षा का मतलब मौका नहीं दिया, और अब फिर हम उसको कहें कि हम, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, तुम्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें सरकारी तौर से राशन नहीं, अनाज नहीं मिलेगा, सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो मुझे लगता है जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ये डबल वहमी, डबल जेपर्डी, मतलब दोहरी मार उसके ऊपर हम दे रहे हैं। एक तो हमने उसको तमाम जो हमारा एक दायरा है, जो हमारी समझ है, जो हमारी सूझबूझ है, उससे हमने उसको अवगत नहीं कराया, और उसके बाद हम उसके ऊपर पनिशमेंट कर रहे हैं। आज जितने भी अभी मैंने देख रहा था कि करीब 300 से ज्यादा ऐसे एमएलए हैं, विधायक हैं, जहाँ ये कानून लाया जा रहा है, उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, भाई उनको, उनके ऊपर क्या कोई सजा देंगे? मैं उस मत का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि कभी किसी को कोई किसी किस्म की सजा दी जाए,
खासतौर से बच्चों के आधार पे। बच्चे तो ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा वरदान होता है, और अगर हम उसको या उस समाज में हम उसको अच्छे तरीके से उनका स्किल डेवलपमेंट या शारीरिक पोषण या शिक्षा का नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी बदकिस्मती है। और इस हाल में मुझे लगता है ये कानून तुरंत वापस होना चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब विवेकहीनता से भरा हुआ है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। रशीद सर, इसमें एक चीज और आती है कि क्या ये कानून संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का उल्लंघन नहीं है? और अगर यह उल्लंघन है तब तो इसमें न्यायपालिका को सुओ मोटो लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को, किसी जीवित व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित किया जाना। जी देखिए, मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें जो होती हैं समाज में, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का उसका बात हो, इसको कानून के हिसाब से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कानून में तो देखिए वकीलों का हमने देखा न सिर्फ कानून बल्कि बहुत महंगा है, बल्कि उसकी एक तरीका होता है, और वहां के ऊपर ऐसी दलीलें पेश की जाती हैं जिसमें कोई सुनवाई नहीं होती। कितने मामले में आपको गिना सकता हूँ जिनकी मतलब जो पॉलिटिकल मोटिव से चीजें आती हैं और उसके बाद अदालत में ले जाकर के कह दिया जाता है कि नहीं साहब, इसमें तो अदालत में वो कर दिया, जैसे रफाल का मामला हो, इससे पहले और भी बहुत सारे मामले हो, तो उसको राजनीतिक चीजों को आप अदालत से नहीं सेटल कर सकते। ये देखिए समाज की ज्वलंत समस्या है। हर समाज में ऐसा चैलेंज आता है कि वो अपनी पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल करें, किस तरह से रेगुलेट करें। ज्यादा लोग हों तो जैसा वो कह रहे थे कि आपका प्रोडक्शन का हो, कंजम्पशन का पैटर्न होता है, जो आपको स्किल डेवलपमेंट का होता है, किस तरह के रोजगार दे सकते हैं, तमाम चीजें हैं। इसको कानून अदालत के से नहीं, आप अदालत में जरूर जा सकते हैं, लेकिन अदालत का रवैया बहुत संकुचित, बहुत नैरो होता है। वो पॉइंट ऑफ लॉ पे उसकी व्याख्या करते हैं, और आज जिस तरह से सरकार की तरफ से जो पूरा का पूरा एक लीगल एड और बड़े-बड़े वकील सामने आ जाते हैं, कभी-कभी वो मुकदमा जो है वो बहुत कमजोर साबित होता है। देखिए अदालत के जो था हरी झंडी से मिलने से या लाल कोई वो बात सेटल नहीं होती है। मैं बार-बार कहता हूँ अपने जो हमारे भाजपा के मित्र हैं जो सुन रहे होंगे, देखिए अदालत ने तो राजीव गांधी को बोफोर्स मामले पे क्लीन चिट दे दी, उन्होंने कहा राजीव गांधी दोषी नहीं है। क्या भाजपा या विपक्ष मतलब कांग्रेस का विपक्ष जो है ये मानने को तैयार है कि राजीव गांधी का बोफोर्स से कोई लेना देना नहीं था? अदालत की बात अगर आप मानते हैं तो तमाम चीजों को माने, लेकिन हमारे यहाँ सिलेक्टिव अप्रोच होता है। जो सूट करता है हम अदालत के कानून की बात कर देंगे, जो नहीं सूट करें कह देंगे नहीं ये मामला तो राजनीतिक है। लेकिन आदित्य सर, यहाँ एक बात और उठती है कि पॉपुलेशन को लेकर के जो भारत में नीति बन रही है, पूरे भारत को एक समान तरीके से देखा जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि गंगा के मैदानी भागों में आप उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक जाए, जीटी रोड पे आप कहीं भी चले, जनसंख्या का घनत्व आज से नहीं वो सदियों से ज्यादा रहा है। तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय उद्योग है, एमएसएमईज है, उनको खत्म किया गया है। एजुकेशन और हेल्थ के मामले में ये इस देश में सबसे खराब स्थिति में और कोई इलाका है तो यही जीटी रोड के आसपास का इलाका है, 200 किलोमीटर नॉर्थ और 200 किलोमीटर साउथ जीटी रोड से अगर आप देखें तो। फिर इस पर ध्यान ना दे करके जनसंख्या को एक मुद्दा बनाया जा रहा है, नए नए हाईवे बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसी एक्सप्रेसवे के किनारे अगर कोई पीएचसी है, वहाँ डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, सपोर्ट स्टाफ तक नहीं है, नर्स और ड्रेसर तक नहीं, नर्स और ड्रेसर भी वहाँ नहीं मिलेंगे आपको। तो इसके लिए सरकार, और ना तो सरकार कुछ कर रही है, ना ही जनता इस पर कोई अपनी जवाबदेही सरकार से मांग रही है कि सरकार इसके लिए कुछ करे। दिल्ली के वोटर ने आज से जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उसके बाद जो सरकार बनी, 48-50 दिन की सरकार चली दिल्ली में, उसके बाद से दिल्ली की जनता ने कम से कम मांगा, इस मुद्दे पर आई। कितना काम हुआ नहीं हुआ ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन पूरे देश में इस तरह का माहौल क्यों नहीं हो रहा है कि जनता इन सब सवालों पर अपने नेताओं को घेरे। हालांकि सवाल पूछने वाले को तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा ही जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। गोरखपुर की, जहां से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, वहां कितने बच्चे जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से मरे, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। आपने अभिषेक जी बहुत सारे सवाल, बहुत गंभीर सवाल, बहुत सारे इकट्ठे पूछ दिए। एक दो का मैं थोड़ा बहुत उन पे टिप्पणी करना चाहूँगा। एक जो आपने शुरू में ही कहा कि ये जो बेल्ट है गंगा के आसपास का, गंगा जमुना दोआब रीजन, इसमें जनसंख्या हरदम ज़्यादा रही है।
ये कनेक्टेड है आपका जो इनिशियल आप स्टेटमेंट कर रहे थे कि जहाँ पे औद्योगिकरण होता है वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है, जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ जनसंख्या बढ़ती है। नेचुरली जिस जगह की प्रोडक्टिविटी हाई है वहाँ जनसंख्या हरदम ज्यादा होती है। आप जहाँ पे भी देखेंगे जो ग्रीन एरियाज हैं, आप बंगाल को देख लीजिए एज अपोज टू राजस्थान फॉर एग्जांपल, केरल को देख लीजिए, वहाँ पे जनसंख्या डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। तो जनसंख्या ज्यादा होना इज बाय इटसेल्फ नथिंग रॉन्ग विद इट। आप खुद ही कह रहे हो कि औद्योगिकरण होता है तो जनसंख्या बढ़ती है, डेवलपमेंट होती है तो जनसंख्या बढ़ती है, मेडिकल एड मिलता है तो जनसंख्या बढ़ती है, वो तो अच्छी बात है। वो जनसंख्या ज्यादा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर पॉपुलेशन जो है, जबकि आप अपने जनसंख्या को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तब प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ये जो एरिया जो पहले बहुत समृद्ध मानी जाती थी, अब उस एरिया में आपने डेवलपमेंट कुछ किया नहीं है, जिसके आपने एग्जांपल्स दिए, ना आपने एजुकेशन करी, ना आपने इंडस्ट्री बनाई, ना आपने कुछ किया। तो वही जनसंख्या जो एक टाइम पे बिल्कुल नेचुरल लगता था क्योंकि ये बहुत प्रॉस्परस एरिया था, अब वही जनसंख्या वहां पे अब ओवर पॉपुलेशन लगने लग गया, बिहार में, यूपी में। अब वहां से लोग भाग रहे हैं चारों तरफ। अब तमिलनाडु से क्यों नहीं कोई लेबर आ रहा है, केरल से कोई लेबर क्यों नहीं आ रहा, सारा लेबर जो है वो यूपी और बिहार से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आप अपनी जनसंख्या को मेंटेन नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं कि वहां पे ज्यादा लोग हैं, इसलिए आपने वहां पे कोई संस्था ही नहीं बनाई, ना आपने इंडस्ट्री बनाई, ना आपने एग्रीकल्चर ग्रोथ किया। आप बिहार का प्रोडक्टिविटी देखिए एग्रीकल्चर का, इतना एंशिएंट लैंड मतलब भारतीय इतिहास में बहुत ही पीछे चले जाएंगे तब जाके बिहार यूपी आप देखेंगे कि बहुत ही आगे बढ़ा हुआ था, है? उस जगह की जो प्रोडक्टिविटी इस वक्त है, इट्स अ फ्रैक्शन। आंध्र प्रदेश और केरला और पंजाब के सामने देखोगे तो मजाक लगेगा कि ये इनकी प्रोडक्टिविटी, ये क्यों? अगर नहीं होती, अगर उनकी पंजाब जैसी और केरला जैसी या आंध्र जैसी प्रोडक्टिविटी होती तो यहाँ के कोई ओवर पॉपुलेशन नहीं है, बहुत बल्कि और पॉपुलेशन और दूसरे गरीब हिस्सों से वहां पे आते। तो एक तो ये बात है। दूसरा, ये सरकार क्यों नहीं करती है? जब आपने जो कहा ना कि इन मुद्दों पे जिससे कि जनसंख्या का ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम लगे ही ना, अगर वो उस पे काम करते तब ऑटोमेटिकली एक तो जनसंख्या घटने लगती। हमने देखा है जहां पे आपने ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहते हैं, आपने एजुकेशन, हेल्थ और वुमेन्स एम्पावरमेंट जिस इलाके में करा है वहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली गिर गया है। तो आप उस पर नहीं फोकस कर रहे, क्योंकि मैंने जो शुरू में कहा था कि आपका ऑब्जेक्टिव पॉपुलेशन नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव लोगों का हित नहीं है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को डिवाइड करने का है। इस बारी जो संख्या का इशू यूपी में उठाया गया है उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा है हिंदू मुस्लिम डिवाइड, और कोई इशू ही नहीं है। ये जनसंख्या की इशू पे कोई ना कोई। ये रशीद सर लगता है कि इनका आदित्य सर का कनेक्शन कट चुका है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई है। मैं आपसे इस पर अंतिम टिप्पणी चाहूंगा कि क्या जो जनसंख्या को लेकर अब नई बहस छेड़ी गई है, इस बहस के पीछे एक तो साफ साफ दिख रहा है कि राजनीतिक मकसद है कि पोलराइज कराया जाए, और पोलराइजेशन के साथ साथ जो दूसरा मकसद, लोग इसको क्यों नहीं समझते हैं? मैंने पहले भी कहा था, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, लोग समझते हैं अगर उनको समझने दिया जाए। अगर आप फ्री प्रेस अलाउ करें, अगर आप फ्री ओपिनियन अलाउ करें, जब वो आपका ओपिनियन कहीं पहुंचता ही नहीं है। अब ये जो सारे आपने मुद्दे बताए, और ऐसे 2-3 कोई रवीश कुमार को सुन लेगा, कोई आपको सुन लेगा, कोई तीसरे को सुन लेगा, बस सारा आपका जो मीडिया है ये अब बिल्कुल झूठ एवं दूसरे दिशा में जा रहा है। ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है विद द नेशनल मूवमेंट डेज, जहां पे जो मीडिया था अंग्रेजी से लेके जो वर्नाकुलर मीडिया, वो लीडरशिप रोल प्ले कर रहे थे कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ, आधुनिकता की तरफ, साइंस की तरफ। अब ये सारा मीडिया स्टेट सपोर्ट से उल्टी तरफ लोगों को धकेल रहा है। इसीलिए अब आम आदमी का जो एक कॉमन सेंस भी है ना, वो भी गायब होने लगा है। बिल्कुल सही कहा आदित्य सर आपने, क्योंकि मीडिया पर तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था उसने भारत की मीडिया के बारे में काफी कुछ कह दिया है। हम लोग शायद उस पर समय जाया करेंगे कुछ कह के। रशीद सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि पॉपुलेशन को लेकर जो एक
मुद्दा जो छेड़ा गया है, एक मकसद तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा है, पॉलिटिकल मोटिव है कि कैसे पोलराइजेशन कराया जा सके। लेकिन इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी तथ्य है, अगर हम दूसरे पहलू से देखें तो ये दिखता है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है, वो है बुंदेलखंड का इलाका। सबसे ज्यादा खस्ता हालत, सबसे ज्यादा गरीबी किस इलाके में है तो वही है, बनिस्पत उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उस लखनऊ कानपुर बेल्ट के, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कंपेरेटिवली बुंदेलखंड की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके बावजूद सरकार इस तरह का स्टेप लेकर के जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश क्यों कर रही है? देखिए, आपका जो अब हम इस चर्चा के मतलब अंतिम पड़ाव की तरफ आ रहे हैं, और प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी साहब ने बहुत अच्छी और ईमानदाराना तरीके से बहुत सारी बातें कही है। देखिए, मंशा सबसे इम्पोर्टेंट होती है, कोई भी जो कानून आता है, लेजिस्लेशन आता है, सरकार होती है। अब अगर मंशा में खोट हो तो इस परीक्षा को कौन पास करेगा? ये तो जनता होती है, जो वोटर होता है। लोकतंत्र में ये होता है, हमारे यहाँ मैंडेट थ्योरी है कि अगर कोई जीत गया चुनाव तो इसका मतलब गलत सही जो कुछ भी कह रहा है वो सब सही है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। जो हमारे यहाँ पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। हमारे अभिषेक आपने और आदित्य मुखर्जी साहब ने, दोनों ने मीडिया को कसूरवार ठहराया। मैं खुद एक मीडिया कर्मी हूँ, मैं मीडिया को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहता लोगों को क्या हो गया, उनकी क्या सोच हो गई है। आज अगर आप व्हाट्सएप मैसेजेस देखें जो एक फैमिली के या जो एक स्कूल के, कॉलेज के, जो बहुत सारे जो ग्रुप बनते हैं, उन ग्रुप में किस तरह की बात कही जाती है। और मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम धर्म वाले, मेरा अपना तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, सब जगह जो है हम अपने दूसरों के बारे में बुरी सी बुरी बात न सिर्फ समझ रहे हैं, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसको एक तरीके से एंजॉय करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और ये जब तक हमारे बीच में रहेगा कि हमें अपने आप के ऊपर, मतलब जो हमारे आसपास जो हमारे लोग हैं, चाहे वो कोई भी धर्म और जाति और समुदाय के हो, अगर हमें उनके प्रति विश्वास नहीं है, हम उनको संदेह की निगाह से देखते हैं, हम उनको बुरा समझते हैं, तो ये हमेशा समाज में ये बुराई आएगी। ये तो नेतागण उसका फायदा उठा रहे हैं। अगर 1000 आदमी आकर के सड़क के ऊपर कभी कुछ कह दें, या वो तो बहुत बड़ा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी से एक आदमी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कह दे कि जो आप कह रहे हो ये गलत बात है, ये इस तरह की नफरत की बात आपको नहीं कहनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि उसमें किसी को साहस होगा कि दूसरी बार करेगा? या जाकर के कानून या जाकर के वो उसकी कंप्लेंट कर दे? हम नहीं करते, क्योंकि हम अपने पड़ोसी के बारे में बुरी से बुरी बात मतलब स्वीकार करने को मानसिक रूप से तैयार है। और ये बहुत दुर्भाग्य की चीज है, यही सबसे बड़ी समस्या है। नहीं तो देखिए, नेताओं का तो पूरा एक दिन में सुपड़ा साफ हो जाए। इंदिरा गांधी से ज्यादा शक्तिशाली तो कोई नहीं था। जब इमरजेंसी लगी और उन्होंने इस तरह के जो काले कानून लाई, वो जनता ने, वही अनपढ़ गरीब जनता थी उत्तर प्रदेश बिहार की, जहां से सारा पूरा इमरजेंसी के खिलाफ जो मूवमेंट, जो जेपी मूवमेंट हम कहते हैं, वो मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ। पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जिसने इंदिरा गांधी को हराया। आंध्रा ने फिर भी समर्थन किया था। तो देखिए, पॉलिटिकल चीजें जो होती हैं वो अलग है। यूपी बिहार का बड़ा एक पॉलिटिकल धरोहर है। बंगाल की भी बात करूंगा, बहुत से राज्य ऐसे हैं। और वहां के ऊपर अगर इस तरह का कॉन्शियसनेस जब तक नहीं डेवलप होगी, जब तक हम पॉलिटिशियंस को ये भी कहेंगे कि गलत बात को गलत और सही बात को सही, क्योंकि नेता तो देखिए उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो सिंपल होता है। वो जनता को एक संदेश भेजता है और जनता से जो उसे संदेश मिलता है उसको वो कायदे कानून की आड़ में पेश करता है, सरकार के रूप में पेश करता है। तो जब हमारे अंदर की जो ताकत है या हमारे अंदर की जो सोच है, जब तक हम बाहर नहीं लाएंगे, जैसा बंगाल में अभी दिखाया है वहां के वोटर ने, मैं कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का वहां पर जो नेशनलिज्म की बात हो रही थी या जो धर्म और आस्था की बात हो रही थी, उसको बंगाल की जनता ने बहुत पुरजोर जवाब दिया है। इसी तरह का अगर पुरजोर मैंडेट 3-4 जगह से आ जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा रशीद सर आपने, क्योंकि बंगाल की जनता ने, उसके पहले दिल्ली की जनता ने और कई अन्य राज्यों की जनता ने, 2015 में बिहार की जनता ने इस पोलराइजेशन की राजनीति को सिरे से खारिज किया था। और इसी पर मैं आदित्य सर की संक्षिप्त और अंतिम टिप्पणी चाहूंगा कि क्या ये जनसंख्या नियंत्रण कानून संजय गांधी के प्रयासों की तरफ फेल्योर साबित होगा या बीजेपी को एक राजनीतिक माइलेज देकर जाएगा? संक्षिप्त टिप्पणी आदित्य सर।
बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज, अगर उसको आप माइलेज समझते हैं, अगर पोलराइजेशन को कोई माइलेज समझे, घृणा फैलाना को कोई माइलेज समझे, रेसिज्म बढ़ाने को कोई माइलेज समझे, तो ये माइलेज तो जरूर भाजपा को मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि ये कोई 100 साल से चल रहा है, इनका यही स्ट्रैटेजी, यही एक समझाना लोगों को कि देखो मुसलमान 4 शादियां करते हैं, इनके बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, ये मेजॉरिटी बन जाएंगे एक दिन, ये झूठ फैलाया जा रहा है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। मैं राशिद साहब से जरा सा डिसएग्री करूंगा। जो पब्लिक ओपिनियन है, वो पब्लिक ओपिनियन कौन क्रिएट करता है? यहाँ पे अगर आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड पब्लिक ओपिनियन, व्हाट्सएप की आप बात कर रहे हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज हजारों लोगों को बिठा के एक व्हाट्सएप का एक वेव क्रिएट करता है। और अगर जो आप कह रहे हैं कि एक बंदा खड़ा होकर क्यों नहीं बोल देता, तो जो बोलता है उसका क्या हालत करते हैं। राशिद साहब, आप अपने व्हाट्सएप में देखिएगा, आपको कितनी गालियां पड़ती होंगी, मुझे तो बहुत पड़ती हैं। चलिए, आज के बाद, इस डिबेट के बाद आप दोनों को हो सकता है कि कुछ इस तरह के शब्दों को और सुनना पड़े। इमरजेंसी के टाइम पे अभी भी जो कॉमन सेंस था, स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये जो गंध है, जो डिवाइसिवनेस है, ये अभी तक फैला नहीं था। ये आपके 1980s के बाद मास लेवल पे फैला है। जब मैंने कहा जब हम यंग थे, हम जब स्टूडेंट्स थे, तो सांप्रदायिकता वाज लाइक अ डर्टी वर्ड, कम्युनलिज्म वाज अ डर्टी वर्ड। कोई उठ के नहीं कहता था कि गप से कहो हम हिंदू हैं, या हम इस कास्ट के हैं, हम उस कास्ट के हैं, या तू सब, ये मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। स्कूलों में ये बातें नहीं होती थी, ये होती थी अंग्रेजों के जमाने में, हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे। अब हम वापस ले जा रहे हैं अपने आप को, यही मैं बार बार कह रहा हूँ। एक जो प्रगति हुई थी इस देश में, हम निकल आए थे उस गंध से अंग्रेजों के जाने के बाद। अब वही अंग्रेजों के जो चमचे थे, जो आज सरकार राज कर रहे हैं, वो हमको वहीं वापस लेके जा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तानियों को अब धर्म के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, जो हम नहीं हुए थे। और अब ये पैदा किया जा रहा है जो अंग्रेजों ने शुरू किया। और उनके ये सारे कम्युनल पार्टीज लॉयलिस्ट थे, आपको पता ही होगा, एकजुट थे। और वो, मैं तो कहता हूं, कम्युनलिज्म इज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये नेशनलिज्म करते हैं, पर ये कॉलोनियलिज्म का सबसे लास्टिंग लेगेसी है कि इट लीव्स बिहाइंड अ डिवाइडेड पीपल। सारी दुनिया में वहां डिवाइडेड पीपल हैं आज तक। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की डिबेट के माध्यम से 4 PM चैनल ने और मैंने आप लोगों के लिए ट्रोल आर्मी के अच्छे अच्छे शब्दों को इनवाइट करने का इंतजाम जरूर कर दिया है, और इसके लिए क्षमा चाहूंगा अगर इस तरह के शब्द आएंगे तो। आप दोनों अतिथियों का, रशीद किदवई सर और आदित्य मुखर्जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद ये मौका देने के लिए।